एवरीबॉडी, हम लोग इंडस्ट्रियल लॉ पढ़ रहे हैं और हम अब उसमें पढ़ने जा रहे हैं मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। अब आप यहाँ पे मार्क करो कि ये ज्यादातर एक्ट जो है ये आपके 1948 के हैं, फैक्ट्रीज एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस और उसके बाद अब ये मिनिमम वेजेस एक्ट। ये 1948 के एक्ट्स क्या मतलब समझ में आता है? देखो, समवेयर और द अदर आप इसको ऐसे रिलेट करो कि 1947 में जब हम लोग आजाद हुए थे तो उसके बाद क्या हुआ, सबसे ज्यादा इंडिया में जरूरत पड़ी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। अगर हमारा इंडस्ट्रियल बेस, अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस अच्छा होता तो हमारा बाकी का डेवलपमेंट क्या होता, थोड़ा सा फास्टर हो जाता। तो जब हम लोग आजाद हुए तो सबसे पहले फोकस हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए भाई ऑफ कोर्स हमें वर्कर्स चाहिए, काम करने वाले लोग चाहिए। जब काम करने वाले लोग चाहिए तो अब वो लोग क्या हैं, वो ऑलरेडी डरे हुए थे किस चीज से, कॉलोनियल रूल से। 150 सालों के ऊपर ये ब्रिटिशर्स ने राज किया तो 150 सालों तक तो एक्सप्लॉयटेशन ऑलरेडी डील किए हैं। अब उसके बाद फिर किसी के अंडर जाओ, काम करो तो एक्सप्लॉयटेशन का डर है। ऐसे में द गवर्नमेंट wanted to create a comfortable environment for the people who can go and work। ठीक है, अगर इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए तो एंटरप्रेन्योर्स तो चाहिए, वर्कर्स भी तो चाहिए, काम तो वर्कर करेगा। और वर्कर को क्या चाहिए, वर्कर को हमें देना है एक सेफ एनवायरनमेंट ताकि उसे एक्सप्लॉयटेशन का डर न लगे। ठीक है, ऑलरेडी भाई इतने साल ब्रिटिश रूल रह चुका था कि काफी एक्सप्लॉइट हो चुके थे, काफी ज्यादा। और अब जब हम लोग इसमें ये फैक्ट्रीज एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ये सब पढ़ते हैं तो आपको क्या समझ में आता है कि सबसे पहले ये ध्यान दिया गया है कि कोई एक्सप्लॉइट ना हो, आपका काम हो चाहे जैसे हो, लेकिन हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, जैसा कि हम लोग फैक्ट्रीज एक्ट में पढ़े। उसके बाद एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में कि आपको उनकी इलनेस, सिकनेस, मटर्निटी, डिसेबलमेंट का ध्यान रखना है। और अब इस एक्ट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि उनके बेयर मिनिमम सर्वाइवल का ध्यान रखना ही रखना है। ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस एक्ट में क्या लिखा है, मिनिमम वेजेस एक्ट। इस एक्ट के ऑब्जेक्ट में एक बात बहुत अच्छे से क्लियर की गई है, वो ये है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन मिनिमम वेजेस तक अपने लोगों को पे नहीं कर पा रही है तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को तो चलने का ही अधिकार नहीं है। क्यों मैम, अगर किसी को लॉस हो रहा है तो भी उसको अपने वर्कर्स को मिनिमम वेज पे करना है, बिकॉज दे हैव गिवन देयर सर्विस। उन्होंने अपना मेहनत दिया है, उन्होंने अपनी सर्विस दी है। आपका कंपनी फिर भी लॉस कमाया है, ये आपके मैनेजमेंट की गलती है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने बोनस एक्ट पढ़ा था, बोनस एक्ट में क्या था, फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर किया जा रहा था, याद है, फाइनेंशियल पोजीशन को कंसिडर किया जा रहा था। उसके साथ ही आपके पास 20% से लेकर 8.33% तक की रेंज थी कि भाई ज्यादा है तो ज्यादा दे देना, कम हो तो कम दे देना। बोनस एक्ट किस बारे में बात करता था, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के बारे में बात करता था। मतलब कि जब एक्सपेंसेस वगैरह सब निकल जाए तब जो बचे उसको बांटना एक इंसेंटिव की तरह काम करता था कि जो ज्यादा मेहनत करेंगे तो इंसेंटिव ज्यादा मिलेगा। लेकिन मिनिमम वेज एक्ट एक इंसेंटिव या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स नहीं है, ये किसी का लीगल राइट है। आप कह सकते हो ये वर्कर का फंडामेंटल राइट है। किसी ने आपके लिए काम किया है, अब उसका अधिकार है कि उसको एक बेयर मिनिमम वेज मिले। एंड an employer who cannot even afford to give his workers the bare minimum wage, उस establishment को बंद हो जाना चाहिए, उसमें इतनी भी कैपेबिलिटी नहीं है तो फिर वो मार्केट में और क्या सरवाइव करेगी। ठीक है, so that's where we understand कि ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 क्यों निकाला गया, ताकि उनको वर्कर्स को एक बेयर मिनिमम प्रॉमिस हो कि हाँ भाई आपको इतना तो मिलेगा। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, आपके लिए हेल्थ फैसिलिटीज हैं, आपके लिए बाकी फैसिलिटीज हैं।
ठीक है, तो ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है। चलो अब जैसे कि हम लोग अपने बाकी एक्ट्स पढ़ते हैं, एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशंस, एग्जेम्पशंस, ठीक है, और उसके बाद और आगे की चीजें। अब मैं इस एक्ट के लिए आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाली हूं। क्या? सबसे पहले दिस केम विथ इफेक्ट फ्रॉम 15 मार्च 1948। 15 मार्च 1948 से ये अप्लाई हो गया। कुछ रूल्स वगैरह थे जो और आगे आते गए। अब मैम इसकी एप्लीकेबिलिटी, ये एक्ट कहां कहां अप्लाइड है, एप्लीकेबिलिटी क्या है? एप्लीकेबिलिटी ये शेड्यूल में है। तो शेड्यूल के दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। सो दिस हैज बीन गिवन इन द शेड्यूल। आप जानते हो हर एक्ट में पीछे शेड्यूल्स होते हैं और कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं, शेड्यूल में भी पार्ट्स होते हैं। तो कुछ जो ज्यादातर वो चीजें होती हैं, आप कह सकते हो डिटेल वाली चीजें वो शेड्यूल में लिख देते हैं, और ज्यादा डिटेल एज में भी प्रिस्क्राइब्ड वाली चीजें रूल में लिख देते हैं। तो एप्लीकेबिलिटी जो चीजें शेड्यूल में दी हैं, ठीक है, वहां पे दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ये पार्ट 2 पूरी तरह से एग्रीकल्चर का है और ये पार्ट 1 में 18 एंट्रीज हैं, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट जब चाहे तब बढ़ा भी सकती है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इसमें और एडिशंस कर सकती है, ठीक है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अभी इसमें और एडिशंस कर सकती है। मतलब क्या है कहने का कि शेड्यूल में 18 ऐसी जगह दी गई है पार्ट 1 में जहां पे ये एक्ट अप्लाइड है, तो उसे हम कहते हैं शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। इसे हम क्या कहते हैं? शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। तो एप्लीकेबिलिटी अगर आप पूछो तो एप्लीकेबिलिटी है कि दिस इज एप्लीकेबल ऑन शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट। इस शेड्यूल में क्या है? दो पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। यहां पे 18 जगह दी हुई है, 18 ऐसी इंडस्ट्रीज, 18 ऐसी स्टैब्लिशमेंट्स दी हुई है जहां पे ये एक्ट अप्लाइड होगा। और पार्ट 2 इज टोटली अबाउट एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है। इसके बाद हम लोग जो बेसिक चीजें पढ़ते हैं कि कौन देगा? एम्प्लॉयर देगा, एम्प्लॉय को देगा, क्या देगा? वेजेस देगा। तो अब ये तीनों की डेफिनेशन क्या है? एम्प्लॉयर की आप जानते हो, जो चीज सीजी या एसजी के अंडर है उसके लिए एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जो चीज लोकल अथॉरिटी के अंदर है उसके लिए उसका सीईओ, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और अदर के लिए कौन? जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है। तो ये चीज आप बहुत बार पढ़ चुके हो। नेक्स्ट, एम्प्लॉय कौन है? हर वो पर्सन जो आपके लिए एक वेज के लिए काम कर रहा है। और अब आप एक बात समझ जाना कि ये इस पूरे एक्ट में मैं जो भी बात कर रही हूं वो सिर्फ और सिर्फ इस शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट के लिए बात कर रही हूं, ठीक है। मतलब जब हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉय कौन है, मतलब शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में काम करने वाला पर्सन एम्प्लॉय है। कैसा काम करने वाला? कैसा भी काम करने वाला, स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनेजेरियल, लेबोरियस, कैसा भी काम करने वाला पर्सन आपके यहां एम्प्लॉय है, ठीक है। नेक्स्ट,
चाहे स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, क्लरिकल हो, मैनुअल हो, ठीक है, कुछ भी हो। उसके बाद एक आउट वर्कर भी कंसिडर किया जाएगा। आउट वर्कर क्या होता है? जो हमारे लिए काम करे, चाहे अपने प्रीमाइसेस से करे, ठीक है, या फिर कंपनी के बाहर कर रहा है, वो हमारे लिए एक आउट वर्कर है। सो आउट वर्कर टू whom any article or materials are given by or out of any other person to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, adapted or otherwise processed of the trade or business of that other person, where the process is to be carried out either in the home of out worker or any other place, but not in our premises. ठीक है, हमारे प्रेमाइसेस में ना हो, बाकी वो पर्सन अपने घर में काम करे या अपने ऑफिस में काम करे, कहीं भी करे। कैसा काम मैम? जहां पे हम सामान दे रहे हैं और वो हमारे लिए उसके ऊपर की चीजें कर रहे हैं, जैसे कि क्लीनिंग या ऑल्टरेशन या ऑर्नामेंटिंग या कुछ भी। अब इसका एक एग्जाम्पल क्या है? जैसे मान लीजिए कहीं पे टेक्सटाइल बन रही है, ठीक है, लेकिन वो टेक्सटाइल प्लेन टेक्सटाइल नहीं है, ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल है। आप जानते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग? उसमें एक लकड़ी का ब्लॉक होता है, उसमें कुछ डिजाइन बना होता है, वो पेंट में डिप करके ऐसे छापे मारे जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल। तो अगर मान लीजिए ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल या ब्लॉक प्रिंटेड दुपट्टा या कुछ भी ऐसा बनना है, फैक्ट्री में क्या बन के निकल रहा है? कपड़ा बन के निकल रहा है, दुपट्टा। अब हमने क्या किया? हमने अपने यहाँ लेबर नहीं बैठाए, ठीक है, हमने किसी और के साथ बात कर रखी है कि तुम क्या ये काम कर दोगे? हाँ ठीक है, कर देंगे। तो हमारे यहाँ से सामान उसके यहाँ चला गया, अब वो अपने घर में कर दे या ऑफिस में कर दे, लेकिन हमारे यहाँ के हमारे रिसोर्सेज मत यूज करो, अपने यहाँ कर दो, जो पैसा मांगोगे दे देंगे, ठीक है। तो अब ये पर्सन कौन हो गया? ये एक आउट वर्कर हो गया, ठीक है, ये एक आउट वर्कर हो गया। तो ज्यादातर ऐसी चीजें कॉन्ट्रैक्ट पे भी होती हैं, तो वो सारे लोग एक एम्प्लॉय की गिनती में आते हैं। तो अब आपको आउट वर्कर की बात समझ में आ रही है? आउट वर्कर कौन है?